दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABCD ऑफ इन्वेस्टमेंट में। आज मैं आप सभी के लिए रिलायंस का जियो बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ और वो क्या परफॉर्म कर सकता है उसका एनालिसिस देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको याद हो तो 23 मार्च 2020 के दिन सेंसेक्स, निफ्टी और रिलायंस तीनों ने एक साथ अपने लोस छुए थे। निफ्टी करीबन 7500 के लेवल तक आ चुका था। रिलायंस ने अपना लो 867 मार्क उसी दिन किया था। अगर दोस्तों मैं आज अगर निफ्टी की बात करूं तो वो 12,000 के लेवल पे आ चुका है, यानी करीबन 4,500 पॉइंट अपने लो से केवल 6 महीने में उसने हासिल किया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न हो तो वो है रिलायंस। जियो में आ रहे इन्वेस्टमेंट को रिलायंस स्टॉक ने काफ़ी बूस्ट दिया, उसी वजह से अपने लो से वो करीबन 3 गुना मार्केट प्राइस में आज हमें मिल रहा है। और अगर हम 4,500 पॉइंट की निफ्टी रैली देखे जाए तो उसमें से केवल 2,000 पॉइंट की रैली रिलायंस ने कंट्रीब्यूट की है, यानी टोटली रैली रिलायंस स्टॉक के हिसाब से है। अभी ये स्टॉक आगे बढ़ेगा या नहीं, ये चीज़ भी हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही ये जियो बिज़नेस कैसे स्टार्ट हुआ और उसका क्या प्रोस्पेक्टस रहने वाला है उसका भी एनालिसिस मैं ये वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं रिलायंस और जियो की हिस्ट्री से कि वो कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। कहानी है 1970 की। एक आम आदमी जो यमन के पेट्रोल पंप में काम करता था, उसे इंडिया में पॉलिस्टर बिजनेस में बहुत स्कोप दिखा और उसने स्टार्ट किया रिलायंस ट्रेडिंग हाउस। और कुछ ही सालों में रिलायंस इंडस्ट्री बहुत सारे सेक्टर्स में आ गई और देखते ही देखते वो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई। फिर 1995 में मोबाइल फोन लॉन्च हुए, तभी उसके साथ साथ एयरटेल, आइडिया, टाटा इंडिकॉम जैसी कंपनीज भी स्टार्ट हुई। फिर 2002 में रिलायंस को जिन्होंने इतना बड़ा बनाया, वही रिलायंस के फाउंडर मिस्टर धीरूभाई अंबानी की सडन डेथ हो गई और उसी साल उन्हीं की याद में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस इंडिया मोबाइल नाम से टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में एंटर की। और मुकेश अंबानी को टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप लगा और उसके वो चेयरमैन बने, अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। और सेम प्लान जो जियो में उन्होंने स्टार्ट किया था, वही सस्ता डेटा और फ्री मोबाइल हेडसेट के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन लॉन्च हुआ। स्टार्टिंग में तो वो बहुत बड़ा सक्सेस था, पर टाइम बीतता गया और ये सुपर रिच परिवार में दरारें पड़ने लगी। धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद दोनों भाइयों में अच्छी नहीं बन रही थी और 2005 में दोनों भाई अलग हो गए। मुकेश बड़ा था और अनिल छोटा था, तो छोटे भाई को बहुत अच्छे ग्रोथ करने वाले बिजनेस यानी कि पावर जनरेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेलीकॉम बिजनेस मिला और मुकेश अंबानी को मिला पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस। और दोनों के बीच में एक नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से हम दोनों भाई एक दूसरे के जैसे सिमिलर बिजनेस में एंटर नहीं हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी का टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में किंग बनने का सपना अधूरा रह गया। बट फिर टाइम बीतता गया और रिलायंस कम्युनिकेशन ज्यादा कर्जे में डूबता जा रहा था। इसका रीजन ये था कि रिलायंस कम्युनिकेशन सीडीएमए सिम कार्ड पे ऑपरेट हो रहा था और मार्केट तो जीएसएम सिम कार्ड से भरी हुई थी और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं किया खुद को और उसके कस्टमर को फेक प्रोमिसेस देते रही। उसके हिसाब से उसके कस्टमर बेस भी कम होने लगे और वो ज्यादा ही ज्यादा लॉस में चलने वाला लगा। अनिल अंबानी, जिनकी नेटवर्थ 2005 में $46 बिलियन थी और दुनिया के छठे रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी नेटवर्थ 2010 तक $10 बिलियन तक हो गई थी। फिर उन्हें लगा कि अब बड़े भाई के साथ हाथ मिलाने के अलावा कोई और चारा नहीं है और उसी साल उन दोनों के बीच में जो नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो गया, यानी कि अब मुकेश अंबानी के लिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जाने के लिए दरवाजे खुल गए थे। द राइज ऑफ जियो। तो बात है जून 2010 की, जब गवर्नमेंट ने 4G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम की ऑक्शन अनाउंस की। तभी मोस्ट ऑफ यूजर्स 2G यूज कर रहे थे और काफी कम 3G यूज करने वाले थे। और टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल का मेन रेवेन्यू वॉइस कॉल के थ्रू आता था, तो कोई कंपनी 4G लेने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी ऑक्शन में एक छोटी सी कंपनी आई जिसका नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम कभी किसी ने सुना ही नहीं था। और वही कंपनी ने उसकी जिसकी जितनी पैसों की रेवेन्यू की वैल्यू है उससे 5000 गुना ज्यादा पैसा लगा के इंडिया के 22 सर्कलों का 4G स्पेक्ट्रम जीत लिया। तभी लोगों को दाल में कुछ काला लगा कि एक छोटी सी कंपनी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। और फिर ऑक्शन खत्म होने के 1 घंटे बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया कि उन्होंने इन्फोटेल में 95% ऑफ शेयर्स खरीद लिए हैं। वाओ, व्हाट अ प्लेयर! क्या आसानी से और किसी को भनक लगने के बिना मुकेश अंबानी पूरा गेम खेल गए। 2013 में इन्फोटेल का नाम चेंज करके जियो रखा गया। मुकेश अंबानी का टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना एक बदला और एक बरसों पुराना सपना जो 2002 में पूरा नहीं हो पाया था, वो कह सकते हैं, जो अब पूरा होने वाला है। स्टार्टिंग में जियो बेटा लॉन्च हुआ, वो सिर्फ रिलायंस फैमिली और रिलायंस एम्प्लॉइज के लिए था। बट 5 सितंबर 2016 को जियो ने कॉमर्शियली लॉन्च किया और 1 महीने के अंदर जियो को 1.6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मिल गए और जियो में पर सेकंड 7 न्यू कस्टमर्स ऐड हो रहे थे। और उसी के साथ जियो ने 10 करोड़ कस्टमर सिर्फ 170 डेज में कंप्लीट कर दिए और वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो गाइस, अब देखते हैं जियो इतनी रॉकेट की स्पीड से क्यों ग्रो हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको पता ही है
जियो के पहले 200-300 हम खरीदते थे, हार्डली लोगों को 2 या 3 जीबी डेटा, वो भी पूरे 1 महीने के लिए 2G की स्पीड से मिलता था। और अचानक से जियो आया जो हर दिन 2 जीबी से ज़्यादा डेटा देने लगा, वो भी 4G की स्पीड से, और उसके साथ फ्री वॉइस कॉल और रोमिंग के चार्जेस नहीं हुए। लोग तो पागल हो गए जियो के पीछे, लोग खुद ही जियो का प्रमोशन करने लगे थे। जियो का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे लोग हैं, और जियो ने डेटा के साथ साथ लोगों को फ्री में म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, मैगजीन्स, हेल्थ जैसी बहुत सारी फ्री फैसिलिटीज दी ताकि लोग जियो के साथ जुड़े रहे। तो इसी रीजन से जियो के साथ लोग कनेक्टेड रहे और जियो का ग्रो भी बहुत एक्सपोनेंशियली हो रहा है। जियो ने ये सब करने के बाद क्या किया कि इंडिया के रूरल एरिया, जैसे गांव के कुछ एरियाज में लोग गरीब है, लोग आम आदमी की तरह जीते हैं, वहाँ पे इंटरनेट तो अस्तित्व में ही नहीं है, वहाँ स्मार्टफोन लोग यूज़ नहीं करते थे, तभी जियो ने लॉन्च किया जियो फोन और लाइव स्मार्टफोन्स, वो भी बहुत ही कम प्राइस पे। तब गांव के लोगों के और रूरल एरिया के लोगों ने जियो के इन फ़ोनों को खरीदना स्टार्ट किया, और वो रूरल एरिया, वो गांव के एरियाओं में अब इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो गए हैं और वहाँ के लोग भी अब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और उसी की वजह से जियो ने इंडिया में इंटरनेट रिवॉल्यूशन ला दिया। इंटरनेट का चार्ज पूरी दुनिया में सबसे सस्ता कर दिया, और इंटरनेट यूसेज के मामले में पूरी दुनिया में इंडिया टॉप 150 में भी नहीं आता था, और वो जियो के आने के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है। जियो की इस एग्रेसिव मार्केटिंग और नेक्स्ट लेवल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की मदद से बहुत सारी कंपनियां बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगी, और उसी के साथ किसी कंपनियों ने तो टेलीकॉम इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया और कुछ कंपनियां बड़ी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो गई। वीडियोकॉन, टेलीनॉर और टाटा डोकोमो जैसी कंपनियां ने एयरटेल के साथ मर्ज हो गई। एयरसेल कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, और वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एक दूसरे का हाथ मिलाना पड़ा। और आज जियो के पास पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कस्टमर बेस है, और एयरटेल जैसी कंपनियां जिसके पास 75 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हुआ करते थे, वो भी अब जियो के पीछे चली गई। बट मुकेश अंबानी के ड्रीम्स थोड़े अलग थे। उन्होंने कहा था कि डेटा इज न्यू ऑयल, सो रिलायंस का अब मेन फोकस नेटवर्क और डेटा रहने वाला था। मिस्टर अंबानी का गोल सिर्फ टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना नहीं था, उसके साथ साथ एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते थे जिसपे लोग कंप्लीटली एडिक्टेड हो जाए। ऐसा ही इकोसिस्टम गूगल ने क्रिएट किया था। जब गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च किया तब उसके साथ साथ उसने खुद के बहुत सारे एप्स भी लॉन्च किए थे, और एक इकोसिस्टम बनाया था जिसमें लोग घुस गए थे एकदम, और अभी तक घुसे हुए हैं। आज हम गूगल सर्च, यूट्यूब, जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल पे, गूगल असिस्टेंट, गूगल ट्रांसलेट, गूगल अर्थ जैसे बहुत सारे गूगल के ऐप्स यूज कर रहे हैं, और एक गूगल के इकोसिस्टम का हम पार्ट हैं और उसके आदी हो गए हैं क्योंकि हम पे गूगल पे ट्रस्ट है। ऐसा ही प्लान जियो का है। मुकेश अंबानी ने उसके लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जियो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं। मुकेश अंबानी ने एक बार कहा था कि जियो सिर्फ एक टेलीकॉम बिजनेस नहीं होगा, जियो फ्यूचर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ई कॉमर्स, रिटेल एंड हेल्थ जैसे बहुत सारे सेक्टर्स में एंट्री करेगा। और उसी रीजन से जियो ने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीदना स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जियो ने बहुत सारी कंपनियों को खरीद लिया है, उसमें सेक्टर वाइज उसमें दिखाया गया है। हाल ही में जियो खुद के और एप्स भी लॉन्च कर रहा है, जैसे कि जियो ने लॉन्च किए हैं जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो ब्राउजर, जियो न्यूज, जियो मनी, जियो चैट, जियो मार्ट, जियो गेम्स, जियो हेल्थ। ये तो सिर्फ कुछ ही एप्स के मैंने नाम बोले हैं। उसके अलावा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जियो ने बहुत सारे खुद के ऐप लॉन्च कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इकोसिस्टम जियो क्रिएट कर रहा है। और ये सब एप्स लॉन्च होने के बाद जियो एक इकोसिस्टम लॉन्च करेगा जिसमें लोग जियो के ही एप्स यूज करेंगे और उन्हें आदत लग जाएगी। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मिस्टर मुकेश अंबानी का मास्टर बिजनेस प्लान? तो ये सब के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि इतने सारा पैसा मिस्टर मुकेश अंबानी ने कहां से निकाला? तो उसका जवाब है उसकी पेरेंट कंपनी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री 2012 में डेप्ट फ्री हो गई थी, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री के पर कुछ भी कर्जा नहीं था, तो रिलायंस के पास बहुत सारा कैश था कि वो दूसरी कंपनी को दे सके, और उसी की वजह से जियो में रिलायंस इंडस्ट्री ने 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए। और अंबानी ने यह भी बोल दिया था कि रिलायंस 2021 तक पूरी कर्जे से फ्री हो जाएगी। तो वो कर्जे से फ्री होने के लिए जो 3 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए हैं उनका भी रिटर्न जरूरी है। तो उसी वजह से जियो ने बाहर की कंपनीज को जियो में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट किया। जियो में पहला इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया। फेसबुक ने सबसे ज्यादा 43,575 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सवाल सबके मन में जरूर आया क्या कि जियो में फेसबुक ने क्या देखा कि इतने सारे रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो बात है 2014 की, जब फेसबुक ने फ्री बेसिक्स का एक सर्विस लॉन्च करने वाली थी। उसमें क्या था कि फेसबुक के जो भी एप्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन्हीं सब पे जो भी इंटरनेट यूसेज होगा उसका इंटरनेट का चार्ज फेसबुक भर देगी सभी यूजर्स का। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से
वो सर्विस पॉसिबल नहीं हुई। उसके बाद अभी एक दो साल बाद वो व्हाट्सएप पे लॉन्च करने वाली थी। उसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप कहीं पे भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से पॉसिबल नहीं हुआ। फेसबुक को इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगा, उसकी वजह से वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी, तभी उसे जियो एक बेस्ट चॉइस लगा। अब जियो और फेसबुक की डील हो चुकी है, तो उसकी वजह से व्हाट्सएप जियो मार्ट और किराना स्टोर के लिए ब्रिज बन के आएगा और जियो को व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का बेस मिलेगा। उसकी वजह से जियो खुद का O2O बिजनेस यानी कि ऑनलाइन टू ऑफलाइन बिजनेस, यानी हम ऑनलाइन जियो मार्ट के थ्रू ऐप से ऑर्डर करेंगे और ऑफलाइन हमारे घर पे उसकी डिलीवरी हो जाएगी और उसका पेमेंट जियो व्हाट्सएप के थ्रू करेगा, यानी कि उसमें जियो का भी फायदा हुआ और फेसबुक का फायदा हुआ और इसी वजह से ये डील पॉसिबल हुई थी। जियो मार्ट का बिजनेस मॉडल भी यही है कि वो आसपास के किराना वाले स्टोर्स और खुद के रिटेल स्टोर्स को लोगों के साथ कनेक्ट करेगा और लोग जियो मार्ट के एप्स के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे और कुछ ही घंटों में उसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी और इसकी वजह से आसपास के किराना स्टोर वाले को भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फास्ट डिलीवरी मिल जाएगी। फेसबुक के अलावा बाकी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने भी जियो में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आज तक 90,000 करोड़ से ज्यादा का रुपया मुझे जियो को एज ए इन्वेस्टमेंट मिल चुका है। तो बाकी सब कंपनियों ने क्या देखा जियो में, उसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ ईयर जियो उसका आईपीओ लॉन्च करेगा, यानी कि जियो की कंपनी पब्लिक होगी, वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। उसकी वजह से जियो की जो वैल्यू है वो बहुत सारी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जो जियो में पैसे जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किए हैं उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और थोड़े न्यूज ऐसे भी आ रहे हैं कि जियो इंडिया की स्टॉक मार्केट की जगह पे यूएस स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगी, तो उसकी वजह से उसे पूरी वर्ल्ड की वैल्यू मिलने वाली है। तो वही रीजन है कि बाकी बहुत सारी कंपनियां जियो में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। ये तो हुई जियो बिजनेस की बात। साथ ही साथ रिलायंस रिटेल में भी अभी धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। रिलायंस रिटेल का आईपीओ भी लॉन्च होने वाला है। तो तीनों कंपनी का जो होल्डिंग्स कंपनी रहने वाली है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसका प्राइस हमें आज 2300 के अराउंड मिल रहा है। और अगर उसके पार्टी पेड शेयर की बात की जाए तो वो करीबन हमें 1300 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। तो इसमें आगे के लक्ष्य क्या हो सकते हैं और इसको कैसे हमें टारगेट अचीव करना है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, रिलायंस के Q2 के रिजल्ट्स अक्टूबर एंड में या फिर नवंबर स्टार्टिंग में आने वाले हैं। उससे पहले आप जितना भी अमाउंट लगाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप 10,000 रुपये ऐड करना चाहते हो, तो 3,000 रुपये के स्टॉक अभी ही परचेस कर लीजिए। और Q2 के रिजल्ट्स के बाद अगर कोई डिप आती है, मान लीजिए 100-200 पॉइंट की और डिप आती है, तो तब आप और भी 50% ऐड कीजिए। अगर उल्टा हुआ, स्टॉक प्राइस और भी बढ़ गया 100-200 रुपीज़, तो आप अपना 30% और भी ऐड कीजिए। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट बन सकती है। रिटेल और जियो में एक अनलॉकिंग पोटेंशियल हो सकता है। तो उसी वजह से उसके टारगेट्स अराउंड 4,000 के अराउंड, और साथ ही में जो पार्टी पेड शेयर है, जो जिसकी प्राइस अभी 1300 रुपये है, वो 2,000 या 3,000 तक के भी टारगेट हमें नेक्स्ट ईयर तक दिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए। और मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये चैनल को हमें आगे तक पहुँचाना है और भी अच्छे अच्छे एनालिसिस देने हैं। तो दोस्तों, अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब।